मैं सिकंदर खान अपने विज्ञान विषय के दूसरे लेसन को लेकर आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। आज हमारा लेसन है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। सूक्ष्म जीव है वो हमारे चारों तरफ हम देखते हैं, लेकिन हम उसको महसूस नहीं कर पाते, या यूं कहें कि नग्न आंखों से हम हर सूक्ष्म जीव को देख नहीं पाते। इसीलिए इनका नाम सूक्ष्म जीव है। हमसे पूछा जाए सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? ऐसे जीव जिनको हम हमारी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उनको हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। ऐसे जीवों को देखने के लिए हमें किसी प्रकाशिक यंत्र सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। उसकी सहायता से उनको देख सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हमारे द्वारा देखे जाने वाले सूक्ष्म जीवों की बात है, तो हम अक्सर अपने घर के अंदर ब्रेड है, रोटी है, वो पड़ी पड़ी सड़ने लगती है, उस पर कुछ सफ़ेद काले भूरे हरे धब्बे से आ जाते हैं। ये धब्बे सूक्ष्म जीव है। तो ऐसे जीवों को तो हम देख सकते हैं और आवर्धक लेंस से उसको और बड़ा करके देख सकते हैं। लेकिन प्रकृति में बहुत से सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जिनको हम ऐसे नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए हमें एक प्रकाशिक यंत्र की आवश्यकता होती है। उस प्रकाशिक यंत्र को हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो ऐसे जीव जिनको हम प्रकाशिक यंत्र सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं, वो सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। अब बात आती है सूक्ष्म जीवों के वर्ग। मुख्य रूप से सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों में बांटा गया है। ये 4 वर्ग कौन कौन से हैं? ये 4 वर्ग हमारे सामने निम्न लिखे हुए हैं: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं शैवाल। ये मुख्य 4 वर्ग हमारी किताब में दे रखे हैं: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। अब बात ये उठती है कि ये जो सूक्ष्म जीव है वो हमें कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। देखिए, वैसे तो प्रकृति में ऐसा कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है जहाँ हमें सूक्ष्म जीव नहीं मिले। सूक्ष्म जीव प्रकृति में हर है। जैसे हम बात करें यहाँ दिए गए क्रियाकलापों के बारे में, जैसे हमें ये पहला क्रियाकलाप दे रखा है कि हम एक बगीचे या मैदान से मिट्टी लें, उस थोड़ी सी मिट्टी को हम पानी के अंदर डाल दें, तो मिट्टी तो पानी के अंदर नीचे बैठ जाएगी, लेकिन उसके कुछ अवशेष जो कण है ऊपर तैरते रहेंगे। उनको एक स्लाइड पर रखें और सूक्ष्मदर्शी में देखें तो हमें उनमें कुछ गतिशील संरचनाएं दिखाई देती हैं। वो क्या है? वो वास्तव में सूक्ष्म जीव है। इसी प्रकार हमारे सामने ये दूसरा भी दे रखा है। इस दूसरे की बात करें तो वो क्रियाकलाप 2 है। ये क्रियाकलाप 2 एक तालाब या पोखर के लिए है। जब हम एक तालाब या पोखर से जल की कुछ बूंदे लेते हैं, उनको कांच की स्लाइड पर फैलाकर सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, तो वहां भी हमें गति करती हुई संरचनाएं दिखाई देती है। अर्थात ये गति करती हुई संरचनाएं क्या है? ये सूक्ष्म जीव है। तो इस प्रकार सूक्ष्म जीव हमें गति करते हुए दिखेंगे, जो मैदान में मिट्टी में भी होंगे, बगीचे की मिट्टी में भी होंगे, तालाब में भी होंगे, अर्थात लगभग सब जगह व्याप्त हैं। अब हमारे सामने सबसे पहले बिंदु आ रहा है विषाणु। देखिए, हो सकता है बहुत से लोग ऐसे हैं जो विषाणु से वाकिफ नहीं हो, नाम उनको अलग लग रहा हो, लेकिन आज जिस कंडीशन में हम जी रहे हैं, शायद ही कोई बच्चा ऐसा हो, शायद ही कोई शख्स ऐसा हो जिसने वायरस का नाम नहीं सुना हो। वायरस, क्योंकि हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं कोरोना नाम के एक वायरस। सुबह शाम उठते बैठते हमें चारों तरफ एक ही नाम सुनाई देता है, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस। और इसी कोरोना वायरस की वजह से हम जैसे बहुत से लोगों को इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आना भी पड़ा है। तो हम थोड़ी सी बात उसी वायरस पे कर लेते हैं। तो वायरस भी एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है, लेकिन इसको गुणन करने के लिए विशेष प्रकार के जीव की आवश्यकता होती है, अर्थात उसे गुणन करने के लिए एक परपोषी की आवश्यकता होती है। पादप हो, चाहे जंतु हो या कोई जीवाणु हो, उसके अंदर शरीर में ये कोशिकाओं में प्रवेश करता है और वहां अपने गुणन करता है। अर्थात ये परजीवी की भांति रहता है और परपोषी में गुणन कर पाता है। अतः इसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी के रूप में देखा जाता है।
कुछ रोग जो सामान्य हमें होते हैं, जैसे जुकाम, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, खांसी, ये आदि विषाणु के द्वारा या वायरस के द्वारा होने वाले रोग हैं। पोलियो, खसरा, ये भी विषाणु के द्वारा होने वाले रोग हैं। कारण क्या होता है कि हम खांसते हैं तो खांसते समय ये वायरस या विषाणु बाहर आ जाते हैं, हजारों की संख्या में आते हैं और हमारे पास जो व्यक्ति है उसके संपर्क में चले जाते हैं या उसके सांस के द्वारा अंदर चले जाते हैं, वो भी इनसे संक्रमित हो जाता है। इसीलिए हमें बार बार कहा जाता है कि इस कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंस का पालन करें, खांसते छींकते समय अपने मुंह को ढक के रखें या इन दिनों प्रत्येक समय अपने मुंह को ढक के रखें, लोगों से दूर रहें। बाकी आम तौर पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें खांसते छींकते समय मुंह को अपने इस प्रकार हाथ से ढकना चाहिए या फिर किसी रुमाल या कपड़े से वो ढका हुआ होना चाहिए। आगे जैसे लिखा है अतिसार या मलेरिया, अतिसार और मलेरिया अतिसार और मलेरिया ये प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोग है। प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीव है। अगले बात हम देखें तो हमें दे रखा है टाइफाइड और क्षय रोग। ये जो टाइफाइड है, क्षय रोग है, ये रोग जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग है। टाइफाइड और क्षय रोग जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग है। इन कुछ सूक्ष्म जीवों के बारे में हमें छोटी कक्षाओं के अंदर बताया गया है। आगे की अपन बात करें तो इसमें देखिए ये आपको स्पाइरल जीवाणु, ये छड़नुमा जीवाणु, इनकी कुछ पिक्चर दे रखी है। तो ये अलग अलग शेप में पाए जाते हैं। क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा, ये विशेष प्रकार के शैवाल हैं। शैवाल के जो साधारण रूप में बात करूं तो आप सब ने शैवाल देखा होगा, क्योंकि पानी के अंदर अक्सर हरी काई सी देखते हैं, वो एक शैवाल ही है। तो ये बहुत ही सूक्ष्म जीव है। अमीबा, पैरामीशियम, ये प्रोटोजोवन जीव है। तो ये सूक्ष्म जीवों की श्रेणी के अंदर आते हैं। नीचे जो डायग्राम आपको सिर्फ दे रखी हैं वो राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, एस्परजिलस की दे रखी है। ये विशेष प्रकार के कवक होते हैं। कवक अगर अपन देखें तो हमें जो अमूमन दाद खाज की शिकायत होती है उसकी वजह ये कवक ही होते हैं। और ये जो डायग्राम हमारे सामने अब हैं वो है वायरस के, जो विषाणु के रूप में भी जाने जाते हैं। अगला अपना बिंदु जैसे साफ साफ नज़र आ रहा है, सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। हालांकि इसके बारे में हमने बात भी कर ली है कि सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं वापस बता दूं आपको कि सूक्ष्म जीव है वो हर परिस्थिति में रहेंगे, चाहे वो सर्दी हो, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो दलदल हो, चाहे वो रेगिस्तान हो, चाहे वो समुद्र हो, यहाँ तक कि हमारे कपड़े, यहाँ तक कि हमारी पुस्तकों के अंदर भी सूक्ष्म जीव रहेंगे। हाँ, कुछ चीज़ें इसमें अलग अलग अवश्य होती हैं कि कुछ सूक्ष्म जीव एक कोशिक होते हैं। जैसे यहाँ अपने पहली लाइन पर देख सकते हैं, जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ, ये कुछ ऐसे जीव हैं जो एक कोशिक है। लेकिन शैवाल और कवक ऐसे भी हैं जो बहुकोशिक जीव होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हैं वो अकेले रह सकते हैं। जैसे हम बात करें अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव की, तो वो अकेला रह सकता है। जबकि कवक, जीवाणु, ये आदि ऐसे सूक्ष्म जीव है जो हमेशा समूह के अंदर ही पाए जाते हैं। ये सूक्ष्म जीव किसी पादप, जंतु, मनुष्य के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। इस प्रकार बात कहें तो ये है कुल मिलाकर कि शायद ही कोई ऐसा स्थान हो जहां हमें सूक्ष्म जीव का अस्तित्व नहीं मिला। अगली बात हम देखते हैं सूक्ष्म जीव और हम। देखिए, अब इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हम चारों तरफ से सूक्ष्म जीवों से घिरे हुए हैं, क्योंकि कोई स्थान ऐसा नहीं है जहाँ सूक्ष्म जीव न हो। तो इसका मतलब प्रकृति में बहुत से सूक्ष्म जीव है, लेकिन इतना होते हुए भी सारे सूक्ष्म जीव है वो हमारे लिए कोई हानिकारक नहीं है। इनमें से कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव भी हैं जो हमारे लिए लाभदायक भी हैं। अगर सारे सूक्ष्म जीव हानिकारक होते तो शायद हमारा जीना मुश्किल हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। अब अपन पहले बात करते हैं कि सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए मित्र की तरह काम करते हैं उनकी बात करें। देखिए, हम अपने घरों के अंदर दही जमाते हैं। अपन सामान्य बोलचाल में कहते हैं दही जमाते हैं, लेकिन हकीकत बात क्या है, हम दही नहीं जमाते, हम दूध को दही जमाते हैं, यानी दूध से दही जमाते हैं। लेकिन हम बोलचाल में ही बोल देते हैं कि दही जमाना।
तो दूध है, उसके अंदर जब एक दही का अंश डाला जाता है तो वो दूध फटकर किस में चेंज हो जाता है, दही में बदल जाता है। तो वो क्रिया सूक्ष्म जीवों के कारण ही होती है। क्यों? कि उस दही के अंश में लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु पाया जाता है। ये लैक्टोबैसिलस क्या करेगा, ये लैक्टिक अम्ल छोड़ेगा और उसके कारण दूध है वो दही में परिवर्तित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार दही के अलावा ब्रेड, केक आदि बनाने के अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है। अगली जैसे हम इस बॉर्डर में देखें तो प्राचीन काल से सूक्ष्म जीवों का उपयोग एल्कोहल बनाने में किया जाता रहा है। ये एक विशेष बात इसने अलग दे रखी है। इसके अलावा पर्यावरण है, उसको स्वच्छ रखने के लिए भी सूक्ष्म जीव काम आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे द्वारा छोड़े गए जो अवशेष होते हैं, उन अवशेषों को, जैसे सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, अन्य अवशेष है, उनको सूक्ष्म जीव है वो अपघटित कर देते हैं, प्रकृति को बिल्कुल साफ कर देते हैं। तो ये क्योंकि प्रकृति में उनको अपघटित करके हानि रहित पदार्थ बना देते हैं, इसलिए सूक्ष्म जीव है वो प्रकृति का एक तरह से सफाई कर रहे होते हैं। इसके अलावा जैसे अगली बात अपने को दे रखी है कि जीवाणु का उपयोग औषधि उत्पादन और कृषि में मृदा की उत्पादन क्षमता या उर्वरकता बढ़ाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि ये सूक्ष्म जीव है वो भूमि की नाइट्रोजन का नाइट्रीकरण करते हैं और मिट्टी को उर्वरकता से समृद्ध कर देते हैं। अब इसमें जैसे हमने बात की थी उसी बात को यहाँ आगे दोहराया गया है, दही एवं ब्रेड बनाना। देखिए दही के बारे में हम बात कर चुके हैं कि दही में अनेक सूक्ष्म जीव होते हैं जो लैक्टोबैसिलस हैं। ये जो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु है, ये जीवाणु दूध को दही में बदलने का मुख्य काम करता है, क्योंकि दूध में जनन करके दही में उसको परिवर्तित कर देता है। इसके अलावा देखिए जैसे पनीर है, अचार है, अन्य खाद्य पदार्थों का उत्पादन है, उनको करने के लिए भी सूक्ष्म जीवों का अपना ही महत्व है। इनका इस्तेमाल लंबे समय से होता आ रहा है और बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा दूसरी स्थिति में दे रखा है ईस्ट या चावल के जीवाणु है, वो ईस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं और इससे इडली या डोसा आदि का निर्माण किया जाता है। यहाँ किण्वन के क्रियाकलाप के विषय में हमें एक छोटा सा क्रियाकलाप दिया गया है कि एक बर्तन लेते हैं, उस बर्तन में आधे किलो आटा या मैदा जो भी है वो ले सकते हैं, उसमें चीनी और गर्म जल मिला देते हैं, उसमें थोड़ी सी चुटकी भर मात्रा में ईस्ट मिला के गूंद देते हैं। जब हम गूंदे हुए आटे को 2 घंटे बाद देखते हैं तो वो फूला हुआ दिखाई देता है। अब ये फूला हुआ क्यों है? क्योंकि ईस्ट जो पाउडर है वो तीव्रता से जनन करता है। जनन के दौरान या जनन करने के बाद जब शोषण होता है, शोषण के दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पादन करते हैं। यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बुलबुलों के रूप में इस मैदे को बढ़ा देती है और इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल बेकिंग उद्योग में किया जाता है। ईस्ट का आधार यही है। इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल करके ब्रेड, पेस्ट्री, केक आदि का निर्माण किया जाता है। अब हम अगली कड़ी में देखें तो हमें अगला टॉपिक जैसे दे रखा है सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। देखो वाणिज्यिक उपयोग है यानी कमर्शियल इस्तेमाल उसका कैसे किया जाए या उसको कमाई का जरिया कैसे बनाया जाए। देखो जब बड़े स्तर पर हम एल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड आदि का उत्पादन किया जाता है तो इसके लिए सूक्ष्म जीवों का ही इस्तेमाल किया जाता है। गेहूं, जौ, चावल, फलों का रस आदि में प्राकृतिक रूप से शर्करा उपस्थित होती है और उसी शर्करा को ईस्ट के द्वारा एल्कोहल या शराब के निर्माण में काम लिया जाता है। जैसे इसमें एक अलग क्रियाकलाप आपको सामने दे रखा है, इस क्रियाकलाप में इसका और थोड़ा आपको पता चल जाएगा। जैसे 500 मिलीलीटर का कोई बीकर लें और उसका 3/4 भाग है उसमें पानी भर लें और अब उसमें 2 से 3 चम्मच चीनी घोल देते हैं, आधा चम्मच उसमें ईस्ट पाउडर डाल देते हैं और उसको 4 से 5 घंटे के लिए गर्म स्थान पर ढककर रख देते हैं। अब उसको ढक के रख देंगे और 4 से 5 घंटे के बाद जब उसको देखेंगे तो उसमें एक अलग प्रकार की स्मेल आएगी। ये स्मेल आखिर क्या है? ये स्मेल सूक्ष्म जीवों के द्वारा उस चीनी को एल्कोहल में परिवर्तन करने के कारण आई है। अर्थात चीनी का एल्कोहल में परिवर्तन होता है और ये परिवर्तन ही किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाता है। हमें पूछा जा सकता है किण्वन या फर्मेंटेशन क्या है या किसे कहते हैं? चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को फर्मेंटेशन या किण्वन कहते हैं।
जैसे बिल्कुल ये ब्लॉक अपने को बड़ा शानदार दे रखा है। लुई पास्चर ने 1857 में किण्वन की खोज की थी। 1857 ये वो सन है जो हम जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि हमारे भारत के लिए बड़े गौरव की बात है। पहला स्वतंत्रता संग्राम है वो सन 1857 में हुआ था। और ठीक उसी सन के अंदर लुई पास्चर के द्वारा इस खोज को अंजाम दिया गया। किसकी खोज को? किण्वन की खोज को। अगला बिंदु है सूक्ष्म जीवों का औषधीय उपयोग, यानी सूक्ष्म जीव हैं उनका औषधि के निर्माण में अपन किस प्रकार इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, हम बीमार पड़ते रहते हैं, डॉक्टर हमें दवाएं देता है, इंजेक्शन भी देता है। ये जो दवाएं देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, इनमें कई ऐसे दवा होती है जो प्रतिजैविक होती है। प्रतिजैविक होते क्या है? प्रतिजैविक वे पदार्थ हैं जो अपने शरीर के अंदर जाकर विशेष प्रकार के प्रतिरक्षी उत्पन्न करेंगे और हमारे जो शरीर में, बॉडी के अंदर जो रोगकारक जीवाणु आ गए हैं उनको वो नष्ट कर देते हैं। तो उन प्रतिजैविकों का या एंटीबायोटिकों का निर्माण करने के लिए सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल है आजकल ज़्यादा हो रहा है। आजकल जीवाणु, कवक से अनेक प्रकार के प्रतिजैविक औषधियाँ बनाई जा रही है। सामान्य रूप से अपने को यहाँ 3 नाम दे रखे हैं: स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। ये सामान्य रूप से काम आने वाले प्रतिजैविक हैं जिन्हें कवक या जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। अब कवक और जीवाणु से उत्पादन करने से क्या होता है कि इनका उत्पादन हम बड़ी मात्रा में कर सकते हैं और अनेक प्रकार के रोगों से लड़ने में इनका इस्तेमाल होता है। अब हमें यहाँ अगले ब्लॉक के अंदर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किए गए कार्य की जानकारी दी गई है। देखिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। क्यों कि अक्सर हम समाज में सुनते हैं पेंसिल का टीका, हालांकि पेंसिल नहीं, वो पेनिसिलिन है। तो उसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी 1929 के अंदर। जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है वो जीवाणु रोगों से बचाव के लिए संवर्धन कर रहे थे, कल्चर कर रहे थे, तो अचानक उन्होंने देखा कि जिस संवर्धन दस्त्री का उन्होंने इस्तेमाल किया है उस दस्त्री पर हरे रंग के फफूंद आ गई है। उस हरे रंग के फफूंद ने क्या किया कि उसके अंदर सूक्ष्म छोटे छोटे बीजाणु थे। उन बीजाणुओं ने, फफूंद के बीजाणु ने जीवाणु की वृद्धि को रोक दिया। इससे उन्होंने ये पाया कि जीवाणु है वो किसके द्वारा मारे जाते हैं? फफूंद के द्वारा मारे जाते हैं। इस प्रकार उनके द्वारा फफूंद से पेनिसिलिन नामक औषधि बनाई गई, जिनका इस्तेमाल आज धड़ल्ले से हो रहा है। पशु आहार, कुक्कुट आहार, पशुओं को जो भोजन दिया जा रहा है या मुर्गियों को जो भोजन दिया जा रहा है उसके अंदर भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं ताकि पशुओं के अंदर, मुर्गियों के अंदर होने वाले रोगों को रोका जा सके। इसी प्रकार पौधों में भी प्रतिजैविक का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसके द्वारा पौधों में होने वाले रोगों को रोका जा सकता है। लेकिन यहाँ हमें एक ध्यान देने की बात कही। देखिए, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें कभी भी प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल मन मर्जी से नहीं करना चाहिए। इनका इस्तेमाल सदैव डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए और डॉक्टर के कहे अनुसार हमें उस दवा का पूरा कोर्स करना चाहिए। लेकिन जब प्रतिजैविक की हमें आवश्यकता नहीं हो तो हमें प्रतिजैविक का इस्तेमाल कदापि नहीं करना चाहिए। क्यों कि जब हमें इसका इस्तेमाल करने की आवश्यकता होगी तो वो फिर उतना प्रभावी नहीं होगी। इसलिए हमें आवश्यकता होने पर ही, डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक का इस्तेमाल करना चाहिए। अनावश्यक रूप से हमें प्रतिजैविक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है। सामान्य सर्दी, जुकाम, फ्लू यानी बुखार को कहते हैं में प्रतिजैविक है वो प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि ये जो रोग होते हैं वो रोग विशेष प्रकार के विषाणुओं द्वारा होते हैं